तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक अफसोसनाक हादसे की आपको जानकारी देता हूं। लास्ट मंडे यानी 10 नवंबर को जब दिल्ली के लाल किला में ब्लास्ट हुआ, उससे पहले 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस की मदद से 2 जगहों पर छापा मारा और वहाँ से करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया था। अब चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का मामला था, इसलिए जितने भी बरामद विस्फोटक थे, बारूद थे अमोनियम नाइट्रेट की शक्ल में, वो सब जम्मू कश्मीर पुलिस अपने साथ ले गई थी। अब इस केस की शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर में, नवगाम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर। ये वही नवगाम पुलिस स्टेशन है जहाँ पर जैश ए मोहम्मद के उस पोस्टर को छापने को लेकर पहली बार FIR दर्ज हुआ और फिर एक मौलाना की गिरफ्तारी हुई, फिर डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, फिर डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई। तो ये केस असल में जो पूरे इंटर स्टेट लेवल पर फैला हुआ था, इसका मेन सेंटर या केंद्र कहें आप नवगाम पुलिस स्टेशन है, जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट में है। तो जितने भी एक्यूज्ड हैं नवगाम पुलिस स्टेशन के तहत ही थे और ये जो बारूद बरामद किया गया इसको ले जाकर नवगाम पुलिस स्टेशन में रख दिया गया। अब ये इस वक्त कंफर्म नहीं है कि क्या पूरे 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट वहाँ ले जाकर रखे गए थे या उसका कुछ हिस्सा रखा गया था। अब उसी पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था नवगाम में, और अब उसके सैंपलिंग होनी थी। फॉरेंसिक टीम, मजिस्ट्रेट के साथ कुछ लोग, ये कल रात 11 बजे के आसपास नवगाम पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहाँ फॉरेंसिक टीम थी, थाने के पुलिस वाले थे, एक टेलर दर्जी भी था, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो रखी हुई थी उसको सिलना था, काटना था। तो ये सभी लोग नवगाम पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद अब उस बारूद के सैंपल को ले रहे थे कि इससे किस तरह के ब्लास्ट हो सकता था, या इसमें कुछ और मिलाया तो नहीं गया, एन्फो तो नहीं बनाया जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के साथ मिलाकर। तो मतलब ये पूरा बारूद है क्या, उसका सैंपल लेने के बाद फॉरेंसिक टीम इसकी जाँच करती। लगभग 11:22 का वक्त हुआ था रात के, जब ये सैंपलिंग ली जा रही थी। इसी नवगाम पुलिस स्टेशन के अंदर अचानक एक जोर का धमाका होता है। ये धमाका इतना ताकतवर था कि उस सैंपलिंग वाली लेने वाली जगह के आसपास जितने भी लोग थे उनकी मौत हो गई। थाने के आसपास की जो इमारतें, बिल्डिंग, लोगों के घर थे, उन तक को नुकसान पहुंचा। 30 से ज़्यादा लोग आसपास के घायल हो गए और सैंपलिंग लेते वक्त कुल 9 लोगों की मौत हुई। इन 9 लोगों में जो थे, एक इंस्पेक्टर जो इसी नवगाम पुलिस स्टेशन के, जिनकी निगरानी में ये सैंपलिंग कलेक्ट की जा रही थी, 2 फॉरेंसिक टीम के मेंबर जिन्हें उस बारूद का सैंपल उठाना था, 2 क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर थे, वो पिक्चर खींच रहे थे क्राइम सीन और बारूद और इन सब की पिक्चर भी लेनी होती है। इसके अलावा 2 जो है रेवेन्यू अफसर थे जो वहाँ पहुँचे थे, राजस्व अधिकारी, और एक टेलर यानी कि दर्जी था। तो एक इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर, 2 रेवेन्यू अफसर और एक दर्जी, इन लोगों की मौत हो गई। अब यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह के विस्फोटक को थाने में जब लाकर रखा गया तो उसके लिए जो एहतियात बरतने की ज़रूरत थी वो शायद नहीं की गई। ये विस्फोट हुआ कैसे? तो कुल मिलाकर देखिए तो इसी विस्फोट के ज़ख़ीरे से लाल किले पे ब्लास्ट हुआ जहाँ 13 लोगों की मौत हुई, और यही बारूद जब ले जाकर थाने में रखा गया ताकि केस के आगे काम आ सके, और उस केस मटेरियल में ब्लास्ट हो गया, 9 लोग यहाँ मारे गए। यानी एक ही मकसद से जमा किया गया ये बारूद अब तक 13 और 9 22 लोगों की जान ले चुका। जम्मू कश्मीर के DGP जो हैं नलिन प्रभात, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले ये लगा था कि नवगाम पुलिस स्टेशन से ही ये पूरा केस चल रहा है, तो शायद वहाँ हमला किया गया, लेकिन ऐसा था नहीं। ये हमला नहीं, एक हादसा था, एक अफसोसनाक हादसा। मालखाने में रखा हुआ ये बारूद उस वक्त फट गया जब इसके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे थे। तो ये थी वो अफसोसनाक वारदात। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कहते हैं कि अगर पुलिस जी जान से किसी केस में जुट जाए तो फिर आसानी से सुलझा सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस आधे अधूरे मन से किसी केस की तफ्तीश करती है।
कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस के पास काम का इतना दबाव होता है कि वो फोकस नहीं हो पाती है। एक साथ कई केसेस होते हैं, फिर उनमें कुछ प्रायोरिटी होती है, कुछ हाई प्रोफाइल होते हैं, तो बाकी के केस को नज़रअंदाज कर देती है। ऐसी सूरत में क्या करें? उस केस का क्या असर होता है? यही होता है, बाद में सबूतों के अभाव में कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। एक ऐसी कहानी आई बेंगलुरु में, और ये कहानी है 10 साल पुरानी। 4 फरवरी 2015 को 8वीं क्लास में पढ़ने वाला 14 साल का एक बच्चा किरण यादव स्कूल के लिए जाता है। वह स्कूल अपने स्कूल बस से जाता था। सुबह स्कूल के लिए रवाना हुआ, बस से गया, और अमूमन दोपहर को वो घर आ जाता है। लेकिन दोपहर को स्कूल की बस आ गई, लेकिन किरण अपने घर नहीं पहुंचा। दोपहर को माँ प्रमिला परेशान हुई कि बेटा अब तक आया नहीं। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया। किरण के जो फादर हैं BN रवि, उन्हें जब पता चला बेटा नहीं है, वो भी परेशान भागे भागे घर आए। इसके बाद फिर वो स्कूल जाते हैं। स्कूल गए तो पता चला कि किरण स्कूल तो आया था, और क्लास अटेंड करने के बाद वो चला गया। अब उस बस ड्राइवर से पूछताछ हुई, जिस बस से अक्सर किरण आता था। बस ड्राइवर ने भी कहा जी वो आता था, और वो हमेशा जहाँ पर हम उसको बस स्टॉप से उतारते थे वहीं उतरा था। इनके घर के पास एक और स्कूल था, विश्व भारती स्कूल, उसी के स्टॉपेज पे किरण को बस ड्राइवर उतार देता था। जबकि किरण पढ़ता था वहाँ एक श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है, वहाँ पर 8th क्लास में। तो किरण उस रोज़ स्कूल भी गया, उसी बस से गया, उसी बस से लौटा, घर के पास ड्रॉप भी कर दिया, लेकिन घर तक नहीं पहुंचा। जबकि उस बस स्टॉप से घर की दूरी कुछ ही कदम की थी। इधर उधर तमाम ढूंढा। माँ बाप ने पहले किरण के क्लासमेट से बातचीत की, पूछताछ की, कोई सुराग जब नहीं मिला तो फिर माँ बाप परेशान पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे की मिसिंग की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस रिपोर्ट लिखती है, इसके बाद छानबीन शुरू करती है। 4 फरवरी को किरण गायब हुआ था, लेकिन अगले 4-5 दिन गुजर गए, किरण का कोई सुराग नहीं मिला। माँ बाप, खासतौर पर किरण के पिता BN रवि, ये डेली कई चक्कर पुलिस स्टेशन के काटते कि मेरे बेटे की कोई खबर मिली, कोई सुराग मिला। पुलिस वाले उन्हें कहते कि हम काम कर रहे हैं। फिर रवि को एहसास हुआ कि उस थाने के बार बार चक्कर काटने के बाद कि इस थाने में और भी कई केस हैं, टीम छोटी है और बहुत सारे लोग केस में बटे हुए हैं। अब रवि का वो बेटा है, उन्हें लगा कि मेरे बेटे की जिस तरीके से तलाश की जानी चाहिए पुलिस कर नहीं रही है। उन्होंने गुस्से में कहा भी, पुलिस वालों ने कहा हम पे बहुत काम का बोझ है और हम जितना हो सकता है कर रहे हैं। लेकिन रवि को एहसास हो गया कि उनके बेटे को ढूंढने के लिए शायद पुलिस दिल से पूरी मेहनत नहीं कर रही है। अब एक बाप का दिल, उसने कहा कि अगर यही रवैया रहा और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, बेटे की मिलने की गुंजाइश कम होती जाएगी। अच्छा, बेटा जो उनका था किरण, बिल्कुल लायक बेटा, कभी घर से बिना बताए हुए कहीं गया नहीं, क्रिकेट खेलता था दोपहर को, स्कूल से आने के बाद तो भी पूछ कर जाता, वक्त पर आ जाता। किसी ऐसे बच्चे से उसकी दोस्ती भी नहीं जो बुरी सोबत में फंसा हो। मतलब कोई ऐब नहीं, कोई बुराई नहीं, और लेकिन अचानक वो गायब, और ये पहली बार हुआ है। उधर पुलिस वाले लगातार टरका रहे हैं, रवि परेशान। फिर उन्होंने तय किया कि वो पुलिस के भरोसे नहीं बैठेंगे, वो खुद अपने बच्चे को तलाश करेंगे और एक पुलिस की तरह ही सोचकर काम करेंगे। इसके बाद अभी वो ये सब कर ही रहे थे कि 10 फरवरी की तारीख आ गई। ये 6वां दिन था जब किरण गायब हुआ था। 10 फरवरी को पुलिस स्टेशन से रवि के पास फ़ोन आता है कि आप, एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, उस यूनिवर्सिटी के पास आ जाइए। रवि पहुँचते हैं। पुलिस वाले यूनिवर्सिटी के पीछे एक झाड़ी में रवि को लेकर जाते हैं। वहाँ स्कूल ड्रेस में एक बच्चे की लाश पड़ी थी और उसका बैग भी वहीं पड़ा था। जैसे ही लाश रवि देखते हैं, चीख पड़ते हैं। ये उनके बेटे रवि की लाश, किरण की लाश थी, जो पिछले 6 दिनों से गायब था। बदहवास बाप फिर माँ का रो कर बुरा हाल, और उन्हें ये लगा कि अगर पुलिस सही से जांच करती तो क्या पता उनका बच्चा जिंदा होता। अब बेटे की मौत हो गई, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, उसके बाद बॉडी सौंप दी, अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं। अब जो अब तक अपने जिंदा बच्चे को ढूंढने की कोशिश में लगे थे रवि, अपने मुर्दा बच्चे के कातिल की तलाश के लिए लगातार बार बार पुलिस के पास पहुंच रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं।
पुलिस बार बार यही कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, कातिल कहीं नहीं बचेगा, हम पकड़ लेंगे, लेकिन मिल नहीं रहा। तब रवि ने कहा कि अब जिंदा अपने बेटे को तो ढूंढ नहीं पाए, चलो कम से कम उसके कातिल तक तो पहुंचे, पुलिस से उम्मीद करना बेकार है। अब रवि ने अपने बेटे को कातिल को ढूंढने का फैसला किया। अब एक बाप एक जासूस की तरह सोचने लगा। सबसे पहले उसने ये किया कि उस स्कूल से, जो श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है, वहाँ से लेकर उस घर तक जो बस स्टॉप जहाँ पे पड़ता है विश्व भारती स्कूल, उसने पैदल उस पूरे रूट को कई बार खंगाला, आसपास में क्या क्या है क्या नहीं है। फिर ये भी ध्यान दिया कि जिस यूनिवर्सिटी के पीछे झाड़ी में ये लाश मिली वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। इस रूट में जितने लोग थे उन तमाम लोगों से भी वो राह चलते गाड़ी रोक रोक कर पूछता कि क्या 4 फरवरी को आपने इधर कुछ अनोखा देखा था, कुछ अलग अटपटा। लोगों से बातचीत करता रहा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर रवि ने अब दूसरा तरीका अपनाया। उसने कहा कि उसके बेटे के स्कूल से लेकर उसके घर के स्टॉपेज तक जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगालते हैं। अब वो एक एक शॉप पे, घर पे, जहाँ जहाँ कैमरे उसको दिखाई देते उनके पास जाता, बताता कैसे से मेरे बच्चे का कत्ल हो गया, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, मैं ही अपने बेटे के कातिल को ढूंढने निकला हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। लोगों को भी हमदर्दी कि एक छोटा सा बच्चा 14 साल जिसकी उम्र, उसका कत्ल हो गया, बाप दर बदर भटक रहा है, खुद ही कातिल को ढूंढ रहा है। उन्होंने भी कोई इनकार नहीं किया। हर एक ने कहा आप तसल्ली से देख लीजिए। अब स्कूल से लेकर घर के बस स्टॉप तक रवि ने एक एक कर सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। करीब 6-7 दिन लग गए। इन 6-7 दिनों में 50 से 75 कैमरे के बीच जो घरों में थे या दुकानों पर थे, रेस्तरां में थे, उन सारे कैमरों के फुटेज 4 फरवरी की स्कूल की छुट्टी से लेकर शाम तक देखना शुरू किया। शुरुआत में कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे वो हर रोज़ अगले शॉप पर बढ़ता, अगले घर की तरफ बढ़ता और एक एक कैमरे को देखना शुरू करता है। और इस दौरान में लोगों से भी लगातार बात कर रहा है, पूछताछ कर रहा है कि किसी ने कोई 4 फरवरी को अनोखी चीज़ देखी है, यहाँ पर कुछ अनयूजुअल। कैमरा दिख रहा है लेकिन बेटा या उसके कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 7 दिन बीत गए। अब कैमरे को खंगालते खंगालते 8वें दिन अचानक एक कैमरे में एक फुटेज दिखाई देता है। एक बाइक, एक मोटरसाइकिल काले रंग की गुजर रही है। उस मोटरसाइकिल में ऐसा कुछ खास नहीं था और वो एक झटके में आया और गई। पर पता नहीं क्या हुआ रवि को, उसने कहा कि इसको ज़रा रिवाइंड करो। रिवाइंड करके उसने स्लोमो में जब उसको देखा तो देखा कि उस बाइक के पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है जो स्कूल यूनिफॉर्म में, और ये वही स्कूल यूनिफॉर्म है जिसमें किरण पढ़ा करता था, सेम। और उस बच्चे के पीठ पर स्कूल का बस्ता भी है, बैग भी है। अब जब उसने देखा तो फिर उसके बाद उस फुटेज को लिया। अब उसे लगा कि इसी टाइम के और देखो। अब उसने उसी टाइमिंग के साथ कुछ और विजुअल को देखना शुरू किया। फिर आसपास के और शॉप पर थोड़ा आगे जाकर जब उसे देखना शुरू किया तो वो काले रंग की बाइक उसको कई कैमरे में कैद नजर आई। बच्चा दिख रहा है। फिर अचानक बाइक जो चला रहा था वो लड़का भी दिख गया। जैसे ही वो लड़का दिखा रवि चौंक उठा। उस लड़के को वो जानता था जो बाइक चला रहा था और जिसके पीछे किरण बैठा हुआ था। उस लड़के का नाम था मंजूनाथ, उम्र 22 साल। मंजूनाथ रवि के ही पड़ोस का रहने वाला, और मंजूनाथ किरण को भी जानता था। मंजूनाथ की उम्र 22 साल, किरण की 14 साल। तो अक्सर किरण मंजूनाथ के साथ क्रिकेट भी खेला करता था। यहाँ तक कि कई बार देरी हो जाती तो मंजूनाथ के घर वाले उसे खाना भी खिला देते थे अगर पेरेंट्स ना होते। मंजूनाथ एक लैंडलॉर्ड का बेटा था जिसके आसपास में बहुत सारे घर थे, किराए पर दे रखा था, तो उन्हीं का बेटा था। अब एक एक करके उसने सारे कैमरे को देखना शुरू किया। आखिरी शाम 6:00 पर फिर एक बाइक में वो देखता है, और तब भी स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म में ही
किरण उसकी बाइक के पीछे बैठा हुआ है। तो ये सारे फुटेज उसने एक जगह कलेक्ट किए, लोगों ने भी दिए। उसके बाद अब रवि पहुंचता है पुलिस स्टेशन। कहता साहब उस रात या उस दिन मेरा बेटा किसके साथ था वो मैंने ढूंढ निकाला है। अब पुलिस भी हैरान भी शर्मिंदा भी कि जो काम उनका था वो बेचारा एक बाप जासूस बनकर दर बदर भटकते हुए कर रहा है। उसने वो सारे फुटेज दिखाए। जब फुटेज दिखाए तो पुलिस भी चौंकी कि आखिरी दिन उस बस से उतरने के बाद किरण असल में इस बाइक पर बैठ गया था और बाइक चला रहा था मंजूनाथ। अब अलग अलग वक्त, अलग अलग टाइमिंग। फिर एक विजुअल में ऐसा मिला कि जब मंजूनाथ शाम को अकेला लौट रहा है घर, कैमरे में कैप्चर। अब किरण नहीं है उसके साथ बाइक पर। पुलिस को ये बात अटपटी लगी। इसके बाद पुलिस पहुंचती है मंजूनाथ के घर और मंजूनाथ घर पर ही था। उससे पुलिस बोलती है कि कुछ पूछताछ करनी है और अपने साथ थाने ले आती है। अब यहाँ अब तक मंजूनाथ पर शक करने की कोई वजह न रवि के पास थी न पुलिस के पास थी। उसकी वजह ये थी कि जिस दिन से ये गायब हुआ था किरण, मंजूनाथ और उसका परिवार भी लगातार ढूंढ रहा था। यहाँ तक कि जब बॉडी मिली किरण की तो ये सब रो रहे थे। अंतिम संस्कार में भी सब साथ थे। मंजूनाथ तो क्रिकेट खेलता था, किरण उसके घर पर उसकी माँ कई बार उसे खाना दे चुकी थी। तो जिस तरीके का सोगवार माहौल था और वो हमेशा एक परिवार की तरह लगातार थे, ढारस बंधा रहे थे, हमदर्दी जता रहे थे, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो दूसरा कि मंजूनाथ रवि के गायब होने या कत्ल होने के बाद से एक दिन के लिए भी कहीं गायब नहीं हुआ, घर पर ही था, तो इसलिए भी शक नहीं हुआ। लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे ने कुछ नई तस्वीर दिखा दी थी। अब पुलिस मंजूनाथ को लाती है और उसे गिरफ्तार करने के बाद अपने तरीके से पूछताछ करती है। पहले तो वो खुद को बेकसूर बताता है, लेकिन फिर सच उगल देता है। वो एक्सेप्ट करता है कि रवि को उसी ने मारा, किरण को। जब वो एक्सेप्ट कर लेता तो इसके बाद अब पुलिस कुछ और जो पहले करना चाहिए था, कुछ और सीसीटीवी कैमरे आसपास के जो शॉप कुछ रह गए थे उन तक पहुंचती है। एक जगह उसी दिन 4 फरवरी को जिस दिन गायब हुआ था किरण, एक ग्रोसरी शॉप में उतरते हुए दिखा मंजूनाथ। पुलिस उस ग्रोसरी शॉप में पहुंची। उसने पूछा कि ये तारीख को आया था, ये क्या था? तो उसने कहा सर इसने यहाँ से उस दिन 5 ब्लेड खरीदी थी, शेविंग ब्लेड। अब पुलिस ने देखा शेविंग ब्लेड खरीदी। इसके बाद पुलिस उसको मेडिकल के लिए ले गई। जब उसने एक्सेप्ट किया, जब मेडिकल कराने के लिए ले गई तो उसके कुछ हाथों पे कट के निशान थे ब्लेड से। इसके अलावा कोहनी पर कुछ झाड़ियों के भी खरोच के निशान थे। किरण का जो कत्ल हुआ था वो गला काट कर किया गया था, किसी शार्प वेपन से, वो ब्लेड ही था। और जब वो ब्लेड से किया तो कुछ जख्म उसके हिस्से में भी आए थे। तो अब मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई कि ये भी जख्मी था और इसे ब्लेड के कट के निशान हैं। ब्लेड का जहाँ से शॉप लिया वो भी आ गया। अब इस तरीके से पुलिस इस केस को तैयार करती है, चार्जशीट दाखिल करती है और फिर मंजूनाथ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर ट्रायल शुरू हो जाता है। जब ये कोर्ट में मुकदमा पहुंचा और ट्रायल शुरू हुआ तो वहां पर कोर्ट के सामने करीब 25-30 विटनेस, सीसीटीवी फुटेज, कुछ और डॉक्यूमेंट्स, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सब दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि जितने भी विटनेस कोर्ट में पेश किए गए वो सब ऐन वक्त पर मुकर गए। उन्होंने सबने मंजूनाथ की तरफ से गवाही दे दी। इधर मंजूनाथ के परिवार ने एक इल्ज़ाम लगा दिया कि उनके बेटे को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि किरण के माँ बाप यानी रवि और प्रमिला ने चिट फंड के कुछ पैसे को घपला किया था। तो हमने आवाज़ उठाई तो हमारे बेटे का नाम ले लिया। अब ये मामला कोर्ट में दोनों तरफ से चल रहा है, गवाह मुकर चुके हैं। लेकिन मेडिकल जो एविडेंस था, जो मेडिकल कराया गया था मंजूनाथ का और जो मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टरों ने पेश किया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू साबित हुआ इस केस में। कोर्ट ने माना कि जिस ब्लेड से किरण का कत्ल हुआ उसी ब्लेड और उसी तरह के कट ब्लेड मारते वक्त मंजूनाथ के हाथों में थे। जिस झाड़ी में यूनिवर्सिटी के पीछे से लाश मिली, उन झाड़ियों की वजह से उसकी कोहनी में और कहीं
हाथ के ऊपरी हिस्से में भी उसको खरोच आई थी। सीसीटीवी फुटेज बता रहा था कि आखिरी बार वही था जिसके साथ किरण बैठा हुआ था। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आखिरकार दिसंबर 18, 2017 को 50th एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट की जज सुशीला ने अपना फैसला सुनाया और मंजूनाथ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरीके के एक 14 साल के बच्चे का इस बेरहमी से कत्ल किया गया था तो ये कि इसे फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आता, लेकिन वो उससे भी बड़ी सज़ा है ताकि वो पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर सड़े। अब सज़ा मिल गई, लेकिन सज़ा मिलने के बाद इधर अब किरण के माँ बाप को धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई और उन्होंने ये इलाका छोड़ दिया, बल्कि बेंगलुरु ही छोड़ दिया, किसी और जगह पर जाकर बस गए। अब पूरी कहानी तो हो गई, लेकिन सवाल ये था कि मंजूनाथ, जिसके साथ किरण क्रिकेट खेला करता था, जिसके घर पर खाना भी खाता था, उसने 14 साल के इस बच्चे का कत्ल क्यों किया? तो ये मोटिव भी कोर्ट के अंदर जब पेश किया गया, ये मोटिव भी एक बड़ी वजह बनी सज़ा दिलाने के लिए। मोटिव ये था कि मंजूनाथ के पिता के पास बहुत सारे घर थे, लैंडलॉर्ड थे, वो किराए पे लोगों को रखा करते थे। तो एक रोज़ 2000 ये जब फरवरी की ये बात है 2015, 2014 की बात है, उससे कुछ महीने पहले, सितंबर अक्टूबर, किरण की मां प्रमिला ने जाकर मंजूनाथ की मां से एक दिन एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि अच्छा, दोनों का घर एकदम बिल्कुल पड़ोस में। उन्होंने कहा आप लोग कई बार बाहर रहते हो, जो आपने नया एक किरदार रखा है, अक्सर आपका बेटा मंजूनाथ उसके घर में तब होता है जब उसका पति घर पे नहीं होता है, तो आपके बेटे का कैरेक्टर ठीक नहीं है, आप उसे समझाओ। दूसरे की पत्नी है, कल को पता चलेगा उसके पति को तो पता नहीं क्या करे। 22 साल का तुम्हारा लड़का है और आजकल दुनिया ख़राब है, कहीं इसमें उल्टा सीधा ना कर दे, मार न दे, तो अपने बेटे को समझाओ। ये बात उसकी माँ ने अपने बेटे मंजूनाथ से कही। मंजूनाथ को गुस्सा आया, उसने कहा कि मेरा ऐसा कोई अफेयर नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कई बार मंजूनाथ उस किराएदार के घर में आता जाता दिखा और फिर से प्रमिला ने उसकी माँ से शिकायत की कि आज इतने बजे वो घर में था और तब उसका पति नहीं था। जब ये कई बार शिकायत चली गई तब मंजूनाथ को गुस्सा आया। उसने कहा कि ये मेरे को बदनाम कर रही है, इसलिए कुछ इनसे बदला लिया जाए। तो बदला कैसे? तो उसने कहा इसके बेटे को मार देता हूँ। बेटे को मार देंगे तो फिर ये सारी चीज़ें बोलना छोड़ देगी, बेटे के गम में ऐसी जीती रहेगी या ये घर ही छोड़कर कहीं और चली जाएगी। तो सिर्फ एक माँ ने एक शिकायत की कि तुम्हारा बेटे का कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसको सुधार लो, समझा लो। इस शिकायत पर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उस 14 साल के किरण को मार डाला जिसके साथ वो क्रिकेट खेलता था, जिसे उसकी माँ कई बार घर में खाना खिलाती थी, सिर्फ इस एक छोटी सी बात पर। मंजूनाथ इस वक्त भी जेल में है और उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। ये कहानी ये बताती है कि अगर जिस तरीके से रवि ने अपने बेटे के कातिल को ढूंढने का मिशन अपने हाथ में ले लिया, एक बाप से अचानक वो एक डिटेक्टिव जासूस बन गया। पुलिस यही काम करती जो शुरुआत के 6-7 दिनों तक अगर सिर्फ स्कूल से घर तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल लेती, जो रवि ने करके दिखाया, तो पुलिस को आईना दिख जाता। कई बार पुलिस ऐसा करती है जिसके वजह से बहुत सारे केस कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत सारे केस कभी खुलते नहीं, और बहुत सारे केस का हश्र ये होता है कि अदालत पहुंचने के बाद सबूत, गवाह, इन सब के अभाव में मुजरिम बरी हो जाता है। ये एक बाप ने एक नज़ीर पेश किया कि अगर एक आम आदमी एक केस को सुलझा सकता है तो जिसके पास सारे पावर हैं कानूनी, जिसके पास सारी फैसिलिटी है इन्वेस्टिगेशन की, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो खैर, इसके साथ ही आज इस कहानी में इतना ही, लेकिन ख़त्म करूं कहानी उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज डॉक्टर रोहन सेठी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर रोहन साहब। और ये भेजा है करणदीप ने। मुख्तार शेख, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुख्तार। और ये भेजा है ज़ुबैर शेख ने, ज़ुबैर के भाई हैं मुख्तार। अनिल कुमार सिंघानिया,
इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल कुमार सिंघानिया। और ये भेजा है सुनीता सिंघानिया ने, उनके हस्बैंड हैं। अबू बकर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अबू बकर। और ये भेजा है शमीम ने, शमीम के बेटे हैं। साथ ही नीलांजना, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नीलांजना। और ये भेजा है अंकुर कुमार ने। इसके अलावा गुरमीत सिंह, इनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गुरमीत जी। और ये भेजा है फागुनी ने।